पहला सौदा में आप सबका स्वागत है और भारतीय बाजारों में आज कमजोर शुरुआत के संकेत है। 100 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा है एसजीएक्स निफ्टी है तो 100 ठीक है। एक्चुअली सुबह सुबह तो 150 पॉइंट भी नीचे थे हम एसजीएक्स पे। ये तो कोरिया और अब बाद में ये दूसरे बाजार खुले हैं उसके बाद थोड़ी हालत ठीक हुई है। तो 100 अंक नीचे है इस वक्त एसजीएक्स। ये हांगकांग के बाजार 440 है। निक्के आज बंद है, छुट्टी है एक्चुअली, लेकिन अमेरिका के बाजार कल देर रात काफ़ी कमजोरी के साथ बंद हुए। 200 पॉइंट से ज़्यादा डाउ लुढ़का है। क्यों लुढ़का है उसकी वजह हम बता दें आपको, वो है डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक और स्टेटमेंट। तो पहले शुरुआत इसी से करते हैं, क्या कहा उन्होंने। Obviously, we're spending a lot of time looking at, in particular, North Korea, and we are preparing for many different alternative events at North Korea. If he has disrespected our country greatly, he has said things that are horrific, and with me, he's not getting away with it. He got away with it for a long time between him and his family. He's not getting away with it. It's a whole new ball game. और ट्रंप साहब का ये बयान और बाजारों में डर पैदा करता हुआ दिख रहा है। दिक्कत क्या है? दिक्कत है गुआम। ये एक छोटी सी जगह, एक छोटा सा टापू है जिसको लेकर उत्तरी कोरिया और अमेरिका के बीच में तनाव बढ़ रहा है। आइए बताते हैं ये कौन सी जगह है जो दुनिया भर के बाजारों को हिलाकर रखे हुए है। अमेरिका से है 11,000 किलोमीटर दूर और उत्तरी कोरिया से है लगभग 3400 किलोमीटर दूर। ये वो टापू है जहाँ पर अमेरिका ने अपना बड़ा सैन्य शक्ति का बेस बना रखा है। यहाँ पर उनके पास एयरफोर्स भी है, नौसेना भी है। तो अगर अमेरिका को कोई हमला करना है उत्तरी कोरिया पर तो उसकी शुरुआत यहीं से होगी। उत्तरी कोरिया कहता है कि हमारे पास वो ताकत है, हम सीधा गुआम को नष्ट कर सकते हैं। और यही नहीं बल्कि हमारे पास वो भी मिसाइल से हम सीधा अमेरिका तक भी छोड़ सकते हैं। हमारे पास 14,000 15,000 किलोमीटर तक की रेंज की मिसाइल्स भी है। तो होगा अगर कोई एक्शन तो वो यहीं से होगा, गुआम से होगा। अमेरिका भी हमला करेगा तो शुरुआत यहीं से करेगा और उत्तरी कोरिया भी अगर कुछ करेगा तो सबसे पहले यहीं पर करेगा। और इसको लेकर दुनिया भर की चिंताएं बनी हुई थी। ये है चिंता का विषय, तो जो हमने आपको बता दिया। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल करते हैं शुरुआत भारतीय बाजारों के प्री ओपनिंग सेशन की। कैसी आ रही हैं शुरुआती टिक्स वो देख लेते हैं। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर सेंसेक्स और निफ्टी पर 250 अंकों का नुकसान दिखेगा आपको निफ्टी में। सेंसेक्स हालांकि 55 अंक ऊपर दिख रहा है। 192 अंक नीचे आपको निफ्टी दिखेगा और वजह 10% नीचे एचडीएफसी, 10% नीचे रिलायंस, 8% नीचे हीरो मोटोकॉर्प, इंडसइंड बैंक 4.5% नीचे। ये है वो कमजोर स्टॉक्स जो दबाव बना रहे हैं निफ्टी पर। मजबूत भी कुछ है क्या? हाँ है ना। आईटीसी 5%, टाटा स्टील 2%। ये शुरुआत में थोड़े मजबूत खुलने के संकेत दे रहे हैं। रुपए पर नजर रखी जाए क्योंकि अल्टीमेटली करेंसी मार्केट भी ढीले होने हैं। एक्चुअली कल ही हो गए, काफ़ी कुछ कमजोरी कल ही करेंसी मार्केट में हमने देखी थी इन दुनिया भर के तनाव के चलते। आज फिर से देखते हैं करेंसी मार्केट की किस तरह की शुरुआत होती है। पहली टिक और करेंसी मार्केट की सबसे पहली टिक आप हमेशा सीएनबीसी आवाज़ पर देखते हैं 64.8 के मुकाबले में 64.22। कहाँ तो ऐसा लग रहा था 3 दिन पहले कि हम 63 के भी ऊपर निकल जाएंगे। अब फिर से कमजोरी के साथ शुरुआत होती दिख रही है। तो ये है इस वक्त करेंसी मार्केट का रुझान। तो शुरुआत कमजोर होती हुई दिख रही है। दबाव में है साफ तौर पर भारतीय बाजार। देखते हैं कितनी कमजोरी के साथ हम खुल पाते हैं। आइए अब फोकस करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स पर जहां पर एक्शन भरपूर दिखने वाला है। शुरुआत एक अच्छे रिजल्ट के साथ की जाए। वागले साहब, यूनाइटेड ब्रूअरीज नंबर्स तो ठीक है, प्रॉफिट उम्मीद से बेहतर आया है, मार्जिन्स कंपनी ने इम्प्रूव किए है, सेल्स भी काफ़ी बेहतर है, बाजार का मूड खराब है, लंबा वीकेंड है और क्या कहीं कोई संकेत हैं ऊपरी स्तरों पर जाने के इस स्टॉक के लिए? यूनाइटेड ब्रूअरीज ये बताएं, मार्केट शेयर भी उन्होंने 1.5% से गेन किया है। आपकी क्या राय चार्ट्स देखकर? अनिल जी, व्यू तो पॉजिटिव है। ये माहौल में भी कोई स्टॉक खड़ा है तो ये बहुत कम से ऐसे स्टॉक्स है। करेक्ट। तो ये 845 850 तक जाएगा, बट सस्टेन होगा कि नहीं या उसके पार जाकर बड़ी मूव मिलेगी ये डाउट है। बात तो सही है। तो चलिए 845-50 तक जा सकता है। अगर आपके पास है पोजीशन तो वहां पर थोड़ी हल्की कर लें। बाजार का मूड जिस तरह का कमजोर है उसको देखते हुए कुछ कमजोर नतीजों पर राय लेना चाहता हूं आपसे जैन साहब। आईओबी, यूनियन, आईएफसीआई और पीएफसी, ये 4 स्टॉक हैं जिनके नंबर्स आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद। जिन किसी के पास है चारों के चारों बेच दें या इनमें से कोई एक आध रखना है? देखिए अनिल जी, अब जिस तरीके का मार्केट हो रखा है, आज तो मूड ही पूरा चेंज हो रखा है। और अब आईओबी को इन लेवल पे बेचने में कहूँगा तो जिसके पास है वो बोलेगा कि अब ठीक है मार्केट मद्दी है। तो मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट्स खराब आए, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि फुल्ली डिस्काउंटेड है। और आप आईएफसीआई भी देखें
तो 22 रुपए एक ऐसा लेवल है जहां से बार बार ये बाउंस किया है। 30 रुपए 31 रुपया जाता है, फिर करेक्शन आता है, 22 रुपया मान लेते हैं कि और 2 रुपया नीचे चला जाए। बट अब ये रिजल्ट सब कहीं ना कहीं जिस तरीके का एक एक्सटर्नल फैक्टर का इवेंट है वो बहुत बड़ा इवेंट है, उसमें सारे अच्छे स्टॉक, खराब स्टॉक, सबकी पिटाई होने वाली है। और आज तो बहुत बड़ा पैनिक वाला सिचुएशन दिख रहा है। अब देखते हैं, आज का दिन तो झेलना, तो मेरे हिसाब से तो स्टे पुट वाली बात है। अब कहीं ना कहीं जितना बुरा होना था और हो जाएगा, 10% 15%, अब इन्हीं को ही झेलें ज़्यादा अच्छा, क्योंकि बाउंस बैक भी इन्हीं टाइप के स्टॉक्स में आ जाएगा बाद में। आईओबी सर्टनली बहुत खराब है, आईएफसीआई ने तो बहुत ही खराब नंबर्स दिए हैं, और पीएफसी का जिस तरीके का सीएजी का रिपोर्ट आया है, और बाकी एक स्टॉक जो भी, और फाइनेंशियल कंपनी आपने पूछा था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अनिल जी नाम, यूनियन बैंक। यूनियन बैंक फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि नीचे अगर ये 125 120 आता तो वहां पे वैल्यू मिलती है। तो इन सब में कहीं ना कहीं स्टे पुट वाली बात है, बट मैं बोलूंगा कि पैनिक नहीं करे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, चलिए इसमें एक मन्नापुरम भी जोड़िए। ग्रॉस एनपीएस 7% रहे हैं और यहाँ पर भी तेजी की पोजीशंस बनी हुई थी। और ध्यान रखिए, पीएफसी हम कल सुबह इसी शो में और सुबह स्टॉक 2020 के समय से बता रहे थे कि पीएफसी के ऊपर जो सीएजी की रिपोर्ट आ सकती है वो घातक हो सकती है। और आप देखिए 8-9% की गिरावट पीएफसी में कल देखने को मिली, और आज फिर ये शेयर, हमने तो आज फिर से इसे ओपनर का दर्जा दिया था। और चलिए देख लेते हैं स्टॉक 2020 में और कौन से शेयर थे जो पीएफसी के अलावा आज सुझाए गए थे। गेंदबाजों के ऊपर ही तवज्जो दिए, 10 के 10 बॉलर्स आज हमारी टीम में हैं। अब पीएफसी कल भी फिसला था, सीएजी की रिपोर्ट जो संसद में पेश की गई थी उसके बाद, और आप देखिए आज भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। कावेरी सीड भी 3-4 दिनों से लगातार फ्री फॉल देख रहा है और आज भी यहाँ पर प्रेशर ही रहेगा। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज भी पिछले 4-5 दिन से जब से प्लास्टिक की लिस्टिंग हुई है देखिए प्रेशर में है और यहाँ पर दबाव जारी रह सकता है। अडानी पावर जैसे शेयर और जेएसपीएल जैसे स्टॉक्स में ज्यादा प्रेशर आज देखने को मिलेगा। जेट एयरवेज में भी आज दबाव देखने को मिल सकता है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी अगर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है, नॉर्थ कोरिया पर अगर कोई हमला करता है अमेरिका, या अमेरिका के किसी भाग के ऊपर नॉर्थ कोरिया अगर हमला करता है, जिसकी अनुमान लगाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर नजर रखिएगा, ये पॉकेट कमजोर हो सकती है। इंडिया सीमेंट, ग्रैन्यूल्स इंडिया जैसे स्टॉक्स भी प्रेशर में रहेंगे और फ्री हिट का दर्जा सिलेक्टर्स ने दिया है गॉडफ्रे फिलिप्स को। सिगरेट सेक्टर में शायद आईटीसी अगर गिरे तो ज्यादा अच्छा शेयर होगा, तो यहां पर स्विच होगा। और साथ ही नजर रखनी चाहिए बीईएमएल पर भी, यहां पर भी आज दबाव के साथ ही कारोबार हो सकता है। 8% के आसपास कल भी ये शेयर लुढ़का था। ओके, मेरी टीम आपकी स्क्रीन पर, फोकस यहां पे गेंदबाजी पर है। सबसे पहले आईएफसीआई कमजोर तो कहना गलत होगा, डराने वाले रिजल्ट्स हैं, बिकवाली करने के मौके ढूंढे। यूनियन बैंक एसेट क्वालिटी पर स्ट्रेन कंटिन्यू होता हुआ। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, एमआरपीएल, मदरसन सूमी, ये वो 3 ऐसे काउंटर्स हैं जहां पे हमें लगता है आउट परफॉर्मर्स रहे हैं अब, लेकिन इंडिकेशंस हैं कि शायद प्रॉफिट बुकिंग इन काउंटर्स में आती हुई नजर आए, तो दबाव के साथ यहां पे हो सकता है कामकाज। मॉइल, अच्छी फंडामेंटल कंपनी, रिजल्ट्स बेहद स्ट्रांग, 1 for 1 का बोनस, अच्छी खबरें। अगर बाजार दिन के दौरान नीचे किस तरह से रिकवर करता है तो शायद खरीदारी करने के यहां पे मौके ढूंढने। इंटरग्लोब एविएशन, जो प्रॉफिट टेकिंग की सिलसिले में मैं बात कर रहा हूं स्टॉक्स की, उसमें इसको भी जोड़ लें। जेपी एसोसिएट्स, जेपी इंफ्रा को जो दिवालिया घोषित कर दिया गया है, दिक्कत वाली बात, इसकी सब्सिडरी है, 72% स्टेक वहां पर है। यूनाइटेड ब्रीवरीज, आज फ्राइडे बनता है लेकिन वो रीजन अलग, रिजल्ट्स बेहद स्ट्रांग है इस कंपनी के, सरप्राइजिंग रिजल्ट्स हैं, इसीलिए लिया है। और सिमको, बेहतरीन परफॉर्मेंस डिलीवर करना अब कंपनी ने शुरू करा है, तो शायद आज के बाजार में अगर गिरावट के बाद मौके नजर आते हैं आपको, तो खरीदारी इनिशिएट की जा सकती है। ऑलराइट, तो ये हैं वो स्टॉक्स जो रहेंगे एक्शन में, और 2 शेयर और इसमें जोड़ लीजिए। प्रकाश इंडस्ट्रीज, जय कुमार, इसको टीम में शामिल नहीं कर सकते थे अनिल, क्योंकि एफएनओ में थे नहीं, लेकिन ये दोनों ही स्टॉक्स देखिए आज 2-3 दिन के बाद खुलेंगे, इसमें कारोबार जरूर शुरू होगा। सेबी के ऊपर जो सैट का ऑर्डर आया, लेकिन देखिए 20-20% इसके भाव लाते हैं आपके सामने, 20-20% लोअर सर्किट पर इन दोनों शेयरों की शुरुआत होगी आज। ये देखिए 20% नीचे जय कुमार खुलता हुआ और प्रकाश इंडस्ट्रीज भी 20% नीचे, तो सर्किट लगने का सिलसिला आज से शुरू होता हुआ नजर आएगा।
क्योंकि इससे पहले यहाँ पर आयकर विभाग ने भी छापे मारे थे और वो रिपोर्ट्स दरअसल कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री को दी गई थी और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के सुझाव पर सेबी ने इन सब कंपनियों के ऊपर रोक लगा दी थी कारोबार की, और अब ये 2 कंपनियां सैट में गई और सैट में 90% ऑर्डर उलट दिए जाते हैं, वैसा ही होता हुआ नजर आया भी। तो इसके अलावा जेपी ग्रुप भी आज फोकस में रहेगा, दबाव में रहेगा, यहां पर भी प्रेशर देखने को मिल सकता है साफ तौर पर। चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं क्या खबर है, और ये बता रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। देखिए, इस एनसीएलटी के फैसले के बाद मुझे लगता है कि दिवालिया घोषित होने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि जो इंसॉल्वेंसी की जो प्रक्रिया है उसकी हर प्रक्रिया की अपनी एक समय सीमा तय की गई है। अब एनसीएलटी के इस फैसले के बाद जो क्रेडिटर है, यहाँ पे आईडीबीआई है जिसने लोन दिया है, जो लीड लोन देने वाले सबसे बड़ा बैंक है, वो एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की नियुक्ति करेगा, जिसको बोलचाल की भाषा में आईपी कहते हैं। आईपी जो है 180 दिन के भीतर एक प्लान सौंपेगा जिसमें यह बताया जाएगा कि आखिर कंपनी को कैसे हम फिर से निकाल सकते हैं इस बुरी हालात से, या फिर कंपनी के ऊपर जो कर्ज है उस कर्ज को हम कैसे उतार सकते हैं। अगर आईपी 180 दिन के भीतर अपनी ये योजना नहीं सौंप सकता है तो उसे फिर 90 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, यानी कुल 270 दिन का समय मिलेगा आईपी को अपनी योजना सौंपने में कि आखिर कैसे हम उस कंपनी को बेहतर हालत में कर सकते हैं, कंपनी के ऊपर जो कर्ज है उस कर्ज को कैसे निपटा सकते हैं। उस योजना को जो आईपी की तरफ से तैयार किया जाएगा, उस योजना को क्रेडिटर्स की एक कमेटी होती है, जितने बैंक देने वाले जो लोन देने वाले बैंक होते हैं उन सब की कमेटी होती है, उस कमेटी में उस योजना को रखा जाएगा और फिर उस कमेटी के 75% सदस्य अगर उस योजना को पास कर देते हैं तो फिर उस योजना के मुताबिक कंपनी को रिवाइव किया जाएगा या फिर कंपनी के ऊपर कर्ज उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मान लिया जाए उस कमेटी ने इसको रिजेक्ट कर दिया, योजना से सहमति नहीं जताई, तो फिर वैसे हालत में इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू होगी। आगे चल के उसकी जो संपत्ति है संपत्ति को नीलाम करने दिया जाएगा। तो एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन ये जरूर है एक कंपनी के ऊपर जो कर्ज डूब चुका है उस कर्ज को डूबने की तरफ पहला कदम उठाया गया है। ओके, तो ये है जेपी ग्रुप को लेकर पूरी की पूरी खबरें। और आज जेपी एसोसिएट्स आया है वायदा कारोबार के बैन से भी बाहर। अब खबरें तो अच्छी नहीं है। वागले साहब, 24 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस कल ट्रिगर हो गया। बिल्कुल। अब कितना गिरेगा? अगर समझो कल किसी ने नहीं बेचा है, रह गए हों, तो फिर क्या अब भी एक बार निकल जाना चाहिए? मुझे लगता है 17-18 तक जाना चाहिए, अनलेस वो वही लेवल पे गैप से ओपन हो, जो हो भी सकता है। मैं ये तो कहना, इतना तो नहीं होगा, इतना चिंता न करें। 21 रुपए, हाँ 21-22 के आसपास मिलता है तो निकल जाना चाहिए अभी भी। ओके, जैन साहब, आपकी क्या राय होगी जेपी ग्रुप के शेयरों पर ये जो खबर आई है, या फिर ये आप ये मानते हैं कि नहीं बच जाएगा ग्रुप, इतना टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है? देखिए, ये ग्रुप में जिस तरीके से बढ़त आई थी, अभी जो भी कुछ बड़े नाम जब आ जाते हैं तो मार्केट और अच्छे उसमें था, तो इरेशनल एक्सुबरेंस जो बोलते हैं मार्केट में ज़बरदस्त दिखाई दे रहा था। और जब ये स्टॉक 30 रुपये 31 रुपये तक गया तो सडनली देखिए कहीं ना कहीं 5000 की मार्केट कैप तक मार्केट ने एक ऐसा लगा रखा है कि यहाँ तक तो जेपी एसोसिएट में कुछ वैल्यू दिखती है। बट मैं कहूँगा कि अभी जिस तरीके का पैनिक का माहौल है, जो फियर है मार्केट में, अब अच्छे स्टॉक ही बहुत अच्छी पिटाई के बाद अच्छे लेवल्स पे मिलेंगे। तो नया निवेश तो बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी अगर कोई ये देखे कि भाई 30 रुपया गया था अब 20 रुपये मिल रहा है, ये प्रॉब्लम्स है। और ये प्रॉब्लम्स हो सकता है कि जितनी अपने को दिख रही है, जो मीडिया में आ रही है, वो पूरी समझ में भी नहीं आ रही है वेरी फ्रैंकली। तो मैं तो कहूँगा कि अवॉइड करें, और जिन्होंने ले रखा है वो मौका देख के निकल जाए, कैपिटल को खड़ी करे और दूसरे कोई पिटे हुए स्टॉक, ओवर पिटे हुए स्टॉक में डाल दे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, तो ये वो स्टॉक है। आपको याद होगा हम सोमवार को हफ्ते की शुरुआत में आपसे क्या कह रहे थे कि बिग बुल राकेश झुनझुनवाला और उनके ग्रुप के लोग जो इसमें आपको रिपोर्टिंग आई थी कि इन्होंने खरीदारी करी, वो भी बेचकर बाहर निकल चुके हैं। तो अब आपको सावधान हो जाना चाहिए। और उस दिन से लगातार ये स्टॉक्स गिर रहे हैं। इंडो काउंट, बंसल साहब बताइए कैसा लग रहा है ये शेयर, कितना गिर सकता है? 12 क्वार्टर के निचले स्तर पर मार्जिन आए हैं। कंपनी, मुझे याद है जब एफएनओ में शामिल हुई थी तब भी एक बड़ी गिरावट इसमें देखने को मिलती, तब भी लोग कह रहे थे पता नहीं एफएनओ में आई क्यों है ये कंपनी। अब क्या हो सकता है, कितना कमजोर हो सकती है? देखिए आशीष जी, ऊपर से हेमंत जी ऊपर से जरूर गिरता हुआ है, बट स्टॉक में अगर आप देखें तो स्टॉक ने 135 की एक मेजर नेकलाइन को कल क्रैक करा है। और इस नेकलाइन के टूटने के बाद स्टॉक में काफी बड़ा पोटेंशियल बैठता है। नीचे में 110 112 तक ये स्टॉक गिरने का दम रखता है। और किसी तरह की बॉटम फिशिंग यहां नहीं करनी चाहिए। और मौजूदा स्तरों पे भी एक अच्छा शॉर्ट सेलिंग कैंडिडेट है।
तो शॉर्ट करना ही चाहिए। जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं इंडो काउंट के बेहद कमज़ोर दिख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कमज़ोर रिजल्ट्स के दम पर कुछ और स्टॉक्स जो नीचे खुलने के संकेत दे रहे हैं, उनमें से IFCI 9% नीचे है, शिपिंग कॉर्पोरेशन 9% नीचे। शिपिंग कॉर्पोरेशन हाँ, इसने भी बेहद खराब नंबर दिए पिछले कुछ दिनों में, ये शेयर भी काफ़ी तेज़ी से भागा है। राकेश जी, इसके भी चार्ट्स देखिए, कितना और गिर सकता है ये स्टॉक भी। देखिए अनिल जी, ये वन ऑफ दो स्टॉक है जिसका टेक्निकल स्ट्रक्चर कल तक तो बिल्कुल पॉजिटिव था, और स्टॉक में अगर आप देखें तो 86.5 एक मेजर सपोर्ट है। अगर ये नतीजों के बाद ये सपोर्ट अगर ओपनिंग में टूटता है और इसके नीचे स्टॉक सस्टेन करता है, तो ना सिर्फ एक प्राइस ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ एक नेगेटिव क्रॉस ओवर ऑन मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिलेगा, और तब स्टॉक नीचे में 81-82 तक गिरने का दम रखता है। तो रखिएगा नजर। यहाँ पर भी खबरें थी कि सरकार हिस्सेदारी बेचेगी, कुछ होगा। अब तक देखिए जहाँ जहाँ खबरें नहीं हुई हैं, BEML पर भी रखिएगा नजर। यहाँ पर भी देखिए अब जहाँ जहाँ खबरें एक्सपेक्टेशंस थी कि कुछ बड़ी अच्छी निकल कर आएंगी, जो नहीं हो पाया, वहाँ पर लोग पोजीशंस बेचकर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। JP एसोसिएट 10% नीचे खुलने की तैयारी करता हुआ, SCI, मन्नापुरम फाइनेंस खराब नंबर्स के बाद ये भी पिटेगा। अडानी पावर कल 8-9% गिरा था और आज भी देखिए ये शेयर गिरने की तैयारी कर रहा है। यूनियन बैंक और PSU बैंक्स पर भी आज आपकी नज़र होनी चाहिए। ये तमाम स्टॉक्स, अच्छा मॉइल के नंबर्स थोड़े ठीक ठाक आए हैं, तो ये शेयर थोड़ी सी मजबूती के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ। हिम्मत सिंह का सीडे के नंबर्स थोड़े बेटर आए हैं, तो देखना होगा कि ये किस तरह से खुलता है। हिम्मत सिंह का सीडे ये भी थोड़ी सी मजबूती के साथ खुलने की आज तैयारी कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर गिरावट के साथ ही ओपनिंग होगी, ये बात तो तय है। और जितना SGX निफ्टी दिखा रहा था 100 पॉइंट नीचे, ठीक देखिए उतनी ही शुरुआत होती हुई, तो 9700 के पास शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। अब इंटरेस्टिंग होगा, 9700 बड़ा सपोर्ट था, वहीं तो खुल रहा है, कैसे ट्रेड करेंगे बताइए? देखते हैं, खुलने दीजिए, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। अभी 9700 सपोर्ट तो है, वहाँ खुल रहा है, उसके नीचे ट्रेड करेंगे तो थोड़ा दबाव बढ़ेगा। और 9700 इसलिए भी अहमियत वाला है कि देखिए उसके बाद जो 9800 के नीचे जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है पुट में, वो 9700 पर है, और उसके बाद 9500 पर, तो देखना होगा 9700 के बाद क्या होता है। तो जो वो अगले साहब भी कह रहे थे कि गैप डाउन ओपनिंग के बाद कोई ट्रेड नहीं बनता है, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन, वो एकदम परफेक्ट कह रहे हैं, सही कह रहे हैं अगले साहब। तो हम देखेंगे कि गैप डाउन ओपनिंग के बाद क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल निफ्टी में सिर्फ 2 स्टॉक है जो हरे निशान में दिख रहे हैं, टेक महिंद्रा और अल्ट्राटेक सीमेंट। बाकी सारे के सारे 49 स्टॉक नुकसान के साथ। पहले टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर 100 अंकों के नुकसान के साथ शुरुआत की है निफ्टी ने 9715 के करीब, 325 अंक लुढ़कता हुआ सेंसेक्स ये है इस वक्त का रुझान। मिड कैप इंडेक्स में है 0.2% की गिरावट, 300 अंक नीचे मिड कैप इंडेक्स लुढ़कता हुआ, और बैंक निफ्टी माफ कीजिएगा 250 अंक नीचे 24,000 के नीचे अपनी शुरुआत करता हुआ दिख रहा है। तो कमजोर शुरुआत, लेकिन निफ्टी ने 9700 के लेवल को अब तक होल्ड किया है। क्या है कमजोर? कमजोर है टाटा मोटर्स 2.5% नीचे, बैंक ऑफ बड़ौदा आज नतीजों से पहले 2% लुढ़कता हुआ, सिप्ला आज नतीजों से पहले कमजोर है, सन फार्मा के नंबर से वो कमजोर है, सिप्ला, सन, बैंक ऑफ बड़ौदा ये तीनों ही रिजल्ट्स के पहले कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन दिग्गजों में दबाव जो बन रहा है वो बन रहा है टाटा मोटर्स से, ICICI बैंक से। और कल ही हम कह रहे थे कि देखिए टाटा मोटर्स फिसलेगा और फिसलेगा, भले कितना ही फंडामेंटली मजबूत शेयर हो, लेकिन जो रिजल्ट्स आए वो उसे और नीचे धकेलेंगे, तो ये लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं। तो मजबूत क्या है? टेक महिंद्रा 1% की तेजी के साथ, और कल ही वागले साहब बाजार की ओपनिंग के वक्त कह रहे थे कि टेक महिंद्रा बहुत मजबूत दिख रहा है, आज फिर से देखिए अच्छी तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। पावर ग्रिड यहाँ पर मजबूती है। आइए वायदा कारोबार में क्या है कमजोर? सबसे ढीला शेयर है इस वक्त JP एसोसिएट, जो 2 सर्किट मार चुका है, पहले 10% का और उसके बाद 5% का। 15% नीचे है JP एसोसिएट, और इसलिए कल वागले साहब ने कहा था कि जब भी आपको 24 के नीचे क्लोज होता हुआ दिखे निकल जाइए, और कल 23 रुपये 30 पैसे पर जो क्लोजिंग हुई वो एक क्लियर कट एग्जिट सिग्नल था। अब देखना होगा 18-17 रुपये के आसपास का जो अहम सपोर्ट है वहाँ तक पहुँचता है, क्या होता है। मनापुरम ये है 10% कमज़ोर, इंडो काउंट 9% कमज़ोर, अदानी पावर में 8% का नुकसान है, IFCI 8% नुकसान है, जो 21 रुपये 22 रुपये के आसपास अहम सपोर्ट बोल रहे थे संदीप जैन साहब, वहीं पर अदानी पावर IFCI ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यूनियन बैंक में 7% का नुकसान है। सिंटेक्स, जैन इरिगेशन जैसे शेयर काफ़ी तेज़ी से गिरते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर नुकसान होता हुआ दिख रहा है। गोडफ्रे फिलिप्स 6% नीचे, PTC 5% नीचे, 5 से 10% की रेंज में गिरने वाले शेयरों की तादाद काफ़ी बड़ी है। मजबूती का बात करें तो सिर्फ 2 स्टॉक ढंग के मजबूत दिख रहे हैं, एक तो टेक महिंद्रा और दूसरा है चेन्नई पेट्रो जो 1.5% मजबूत है, अदरवाइज
रुझान सारा कमजोरी की तरफ। तो काफी तेज गिरावट के साथ शुरुआत हुई है और सबसे बड़ी बात है कि मिड कैप इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी से दुगुना गिरता हुआ दिख रहा है। यहाँ 2% का बड़ा कट है और बैंक निफ्टी 24,000 के नीचे 250 अंक नीचे। और देखना चाहिए आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर देखना है बाजार में कितनी गिरावट है, तो 10 गिरने वाले शेयर हैं, 1 बढ़ने वाले शेयर के सामने तो तस्वीर बेहद कमजोर है। 9,700 अब तक तो नहीं टूटा, इसको अब तक होल्ड किया है, लेकिन लगता है कि आज ये इंपॉर्टेंट लेवल है और देखना होगा क्लोजिंग कहां पर आती है। लेकिन ओपनिंग तो बहरहाल बहुत ही वीक नोट पर हुई है। 2% नीचे मिड कैप इंडेक्स इस समय कारोबार करता हुआ और ये गिरावट गहराती जा रही है। अडानी पावर देखिए खुलते ही 8% नीचे। मन्नापुरम फाइनेंस बेहद कमजोर नंबर्स दिए तो 7% की गिरावट। इंडो काउंट हमने कहा था आपसे, इसके नंबर्स देखिए बहुत ही खराब आए हैं, 12 क्वार्टर्स के निचले स्तर पर मार्जिन पेश किए और क्या तेजी से पहले भाग रहा था, तो अब ये टॉप 3 एफएनओ लूजर्स में शामिल हो चुका है। गॉडफ्रे फिलिप्स कल 7% लुढ़का था, आज फिर से गिरता हुआ। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज जब से प्लास्टिक की लिस्टिंग हुई है तब से लगातार कमजोर हो रहा है, यहां पर आज और दबाव देखने को मिल रहा है। पीएफसी कल 6% की गिरावट के बाद आज फिर देखिए फिसलता हुआ। आरईसी पर भी रखिएगा नजर, दोनों ही स्टॉक साथ चलते हैं, साथ गिरते हैं। और बढ़ क्या रहा है टेक महिंद्रा, तो यहां पर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। आईटी सेक्टर में थोड़ी सी खरीदारी का माहौल इस समय जरूर देखने को मिल रहा है। प्रकाश इंडस्ट्रीज ये स्टॉक आज से वापस से कारोबार इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन दिन खराब 20% नीचे। और जे कुमार इंफ्रा यहां पर सेट से तो राहत मिली, लेकिन लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं जिनके पास शेयर पड़े हैं। यहां पर भी देखिए 20% का लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया। और ना सिर्फ जेपी एसोसिएट, जेपी ग्रुप की बाकी की कंपनियां, जेपी पावर, जेपी इंफ्रा भी दबाव के साथ कारोबार करता हुआ। ना सिर्फ अडानी पावर, अडानी एंटरप्राइजेस देखिए यहां पर भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो चौतरफा गिरावट का आलम देखने को मिल रहा है। करीब 350 पॉइंट नीचे सेंसेक्स और एडवांस डिक्लाइन रेशियो और बढ़ता हुआ गिरने वालों के फेवर। बिल्कुल। और इस बीच एक स्टॉक जहां पर सबसे ज़्यादा पोजीशंस बनती दिख रही है आज, हालांकि आज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादातर स्टॉक्स में कम होते दिख रहे हैं, लेकिन जहां पोजीशंस बनती दिख रही है वो है पीसी ज्वेलर्स और ये स्टॉक तेज़ी से गिरता हुआ दिख रहा है। कुछ खबरें भी इनकी गल्फ से मेरे ख्याल से नेगेटिव आती दिख रही थी, तो वो खबरें ज्वेलरी सेक्टर से रिलेटेड है या पीसी ज्वेलर्स से रिलेटेड, वो हमारी रिसर्च टीम आपके सामने तुरंत रखेगी। क्या खबर है जिसके दम पर पीसी ज्वेलर्स में आज तेज गिरावट होती दिख रही है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि कल पिछले 2-3 सेशन से स्टॉक बड़ा मजबूत था और अभी भी यहाँ पर तेजी की पोजीशन ट्रेडर्स की तरफ से कम हुई नहीं है। तो ऐसे में ये स्टॉक जो गिरना शुरू हो रहा है इस पर नजर रखिए, क्योंकि 4% का कट आता हुआ दिख रहा है और 3.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ना, मतलब मेरे ख्याल से आज ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट यही चेंज हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल चेंज हुआ है और हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली खबर क्या है। तब तक पहले वागले साहब पीसी ज्वेलर्स के फटाफट चार्ट बताइए, कौन से अहम लेवल हैं जिसके टूटने के बाद इस स्टॉक में और तेज गिरावट हो सकती है। अनिल जी वीक तो है, उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि टाइटन में मुझे स्ट्रेंथ दिखती है रिलेटिवली और इसमें गैप से खुला है और नीचे सस्टेन हो रहा है। जब तक ये 290-291 के नीचे रहता है ये स्टॉक वीक होगा। करंटली 287 है। ऑन द डाउन साइड पहला इसका सपोर्ट होगा लगभग 278। 278 तक निकल सकता है और वैसे भी महंगा शेयर है, बस टाइटन से ज्यादा कुछ लोग कहते हैं इसके वैल्यूएशंस हो गए, तो जस्टिफाई तो नहीं होता वैल्यूएशंस के फ्रंट पर कम से कम। और अब आप देखिए यहाँ पर गिरावट होती हुई, कल भी शायद ये शेयर सेकंड हाफ में कमजोर हुआ था। कुछ ऐसा आ रहा है कि गल्फ देशों में ड्यूटी बचाने के लिहाज से कुछ जो यहाँ के एक्सपोर्टर्स हैं जो कुछ रास्ता अपना रहे हैं वो शायद पसंद नहीं आ रहा। वैसे भी देखिए 2 चीजें हैं, एक तो जिन लोगों को जो भी ये ग्लोबल हालात हैं और जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं, अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन होती तो ये सब मामला उनके लिए पहले से ही खराब ही रहता है थोड़ा सा, कि भाई एक्सपोर्ट थोड़े बंद हो जाए। गल्फ वाला मामला ज़्यादातर तो एक्सपोर्ट वहीं होता है। तो ये खबर थोड़ा हम डिटेल में लाने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली खबर क्या है, लेकिन समझाया जा रहा है कि ये खबर थोड़ी नेगेटिव हो सकती है इसके लिए, तो इस पर नजर रखें। क्या कहेंगे संदीप जी, आपकी क्या राय है पीसी ज्वेलर्स पर? जैन साहब देखिए, मैं वैसे भी पहले से भी ये स्टॉक समहाउ मैं लाइक नहीं करता था। मुझे ज्वेलरी सेक्टर पे वैसे ही थोड़ा डर लगता था और टाइटन वहाँ पे अच्छा बाई था, ऑलरेडी बहुत महंगा हो गया है। अब थोड़ा सा कैश मार्केट की तरफ जाए तो टीवीजी है जिस पे थोड़ा सा ध्यान रखा जा सकता है। बट ओवरऑल आई फील कि पीसी ज्वेलर्स से थोड़ा दूर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। जहाँ पे भी जिन्होंने पोजीशन ले रखी है वो काट के निकले भी 2-2.5% ही नीचे है। अगर कोई चीज़ होती है तो जिस तरीके का मार्केट का माहौल है
तो जहां पे भी थोड़ा भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे कभी भी किसी को डाउट रहा हो, वहां पे आदमी कोई भी चांस नहीं ले रहा है। इस पिटाई में सबसे ज़्यादा उन्हीं की पिटाई हो रही है जहां पे डेट्स ज़्यादा थे, कोई ना कोई इश्यूज थे, क्योंकि जो सेबी ने ये स्टेप लिया है इसने डरा दिया है कि जहां पे भी कोई प्रॉब्लम होगी जिस भी कंपनी में, अब मिड कैप और स्मॉल कैप हमारे जैसे एनालिस्ट को भी अब रेकमेंड करने में 4 बार सोचना पड़ेगा कि भाई कहीं बैन नहीं आ जाए, इस तरीके का कोई झमेला नहीं आ जाए। तो सर्टेनली मैं तो कहूँगा कि बहुत कॉशियस रहना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये बताइए, आज का जो सबसे बड़ा एक्सीडेंट 20% लोअर सर्किट लगा है, ये कब तक लग रही है रहने वाले हैं इन शेयरों में? क्योंकि जे कुमार इंफ्रा और प्रकाश इंडस्ट्रीज आज खुले और देखिए लोगों को मौका तो नहीं मिल पा रहा है। जे कुमार इंफ्रा 2.25 लाख शेयरों में लोअर सर्किट लग गया, प्रकाश इंडस्ट्रीज खुलते ही देखिए 9 लाख शेयरों का एग्जीक्यूट हुआ है ट्रेड और उसके बाद लोअर सर्किट लग गया। जो बेचना चाहते हैं वो बेच नहीं पा रहे हैं, अब क्या करें? बिल्कुल संदीप जी, आप ही से सवाल है, जयपुर से संदीप जैन साहब, बताइए। अच्छा देखिए, ये जिस तरीके से जय कुमार और सर्टनली 5-6 स्टॉक्स थे इन 331 लिस्ट में, शेल कंपनीज का एक जो डेफिनेशन है उस पर और क्लैरिटी के साथ आना पड़ेगा। बट जिस तरीके से 5-6 कंपनीज थी, 2200 करोड़ 2500 करोड़ की मार्केट कैप और इतना सारा काम करती है कंपनी। जय कुमार ऐसा नहीं कि कंपनी में काम नहीं है, ठीक है, कोई पास्ट में कुछ एफआईओ के कुछ केसेस रहे हैं, इनकम टैक्स के केसेस रहे हैं, वो सारी चीज़ें 4-5 कारण थे जिनकी वजह से 331 कंपनियों की जो लिस्ट बनी थी। बट जय कुमार वॉज अ वेरी सरप्राइजिंग नेम। हो सकता है वहाँ प्रॉब्लम हो, बट मैं ये कहूँगा कि लिस्टिंग या ट्रेडिंग बंद करने से कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, क्योंकि वहां पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है जिनको वाकई में काफ़ी अफेक्टेड हुए हैं। और ये जो पैनिक वाली सिचुएशन है, ये मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी ये सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई एक बार तो अब निकलो, जो भी है जिस भी भाव पे निकले, तो हो सकता है ये सर्किट आगे भी कंटिन्यूड रहे। मार्केट का एक तो पैनिक और ऊपर से ये सेबी का जो ये बैन था, तो ये दोनों इस स्टॉक पे बहुत भारी पड़ेंगे, दोनों ही स्टॉक्स पे। तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा जहाँ पे भी मौका मिले निकलने की कोशिश करें, और आगे भी ध्यान रखें कि स्टॉक्स पे अब मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स से पर्टिकुलरली मैं काफ़ी रेकमेंड करता आया हूँ आपके चैनल पे और मीडिया पे भी, बट थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल वॉल्यूम्स होंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, ताकि जितने ज़्यादा फंसे हुए लोग अगर वो बेच पाएँ किसी न किसी लेवल पर, और वो लेवल तो लोअर सर्किट के ही, अगर बेच पाएँ तो अच्छी बात है। अब तक जो वॉल्यूम्स हुए मैं बता दूँ आपको, जे कुमार में कितना वॉल्यूम हुआ है, दोनों एनएससी और बीएससी मिलाकर लगभग 2 लाख शेयरों का, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं। प्रकाश इंडस्ट्रीज में जो वॉल्यूम हुआ है अब तक दोनों एक्सचेंज में मिलाकर लगभग 10 लाख शेयरों का ये है वॉल्यूम। तो कम से कम यहाँ पर लोअर सर्किट पर थोड़े वॉल्यूम हुए हैं। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कुछ वॉल्यूम और बढ़ते, कुछ और लोगों को एग्जिट मिलता है या नहीं। लेकिन इस बीच एक और स्टॉक जो बड़ा कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है, वो भी क्वालिटी के लिहाज से ख़राब ही कहा जाएगा, और वो है कावेरी सीड। वागले साहब, कावेरी सीड इन लेवल्स पर भी शॉर्ट किया जाए क्या? क्योंकि देखिए जबरदस्त तरीके से ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट गेनर हो गया, ये टॉप गेनर है मेरे ख्याल से, नहीं टॉप तो नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, टॉप तो अभी भी पीसी ज्वेलर्स ही है, 10% ओपन इंटरेस्ट गेन है उसमें। लेकिन कावेरी सीड में भी ओपन इंटरेस्ट 3% से ज़्यादा बढ़ा है, स्टॉक कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। क्या करना चाहिए? अनिल जी, यहाँ पर शॉर्ट करने की तो राय मैं नहीं दे सकता फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि हम तो शॉर्ट करने के लिए कमजोर क्वालिटी के शेयर ही ढूंढ रहे, अच्छी क्वालिटी के तो कैसे करवाएंगे? आई थिंक मैं 650 के लेवल से हम बात कर रहे थे। हाँ बराबर है, और रिजल्ट के दिन से जो गिरा है, रिजल्ट के दिन से 4 दिन से हम लोगों की टीम में है, स्टॉक 2020 में की पहले दिन आशीष की टीम में, और उसके बाद से लगातार हम, क्योंकि अनिल जी क्या है ना, शॉर्ट करेंगे एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में तो ट्रैप होंगे ना, वो उससे निकलना स्टॉप लॉस दीजिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस दीजिए आप। तो फिर वैसे तो आज के हाई से कर सकते हैं, बट मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि बाय करे, बिल्कुल भी बाय करने की सोचे ही नहीं। अच्छा, मन्नापुरम शॉर्ट करेंगे क्या, ये बताइए? यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ क्या हो रहा है मार्केट में। जो खबरों का इंतजार था लोगों को और लोगों के पास शेयर रह गए, वो सब इस समय बेच रहे हैं, क्योंकि वो मार्केट पहले कमजोर हो गया, खबरें बाद में आ रही हैं और आ ही नहीं रही हैं। इनफैक्ट इंतजार करते करते थक गए हैं लोग। मन्नापुरम कर सकते हैं क्योंकि उसको थोड़ा वो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन जाने में टाइम है, तो शायद ये स्टॉक करंटली 85 है, ये 75-70 तक भी जा सकता है। तो यहाँ से लेकर 90 तक शॉर्ट करें, मुझे नहीं लगता ये स्टॉक 95। नंबर्स भी कमजोर आए हैं दरअसल। चलिए, तो यहाँ पर मौके हैं शॉर्ट करने के। IFCI इसके साथ क्या किया? जैन साहब आप बताइए, अब
जिस तरह से नंबर्स आए हैं ये तो बहुत डराने वाले नंबर्स हैं। अच्छा, इंतजार कर रहे थे लोग एनएससी की लिस्टिंग होगी, कंसेंट दाखिल होगा, सेबी के साथ जो एनएससी का विवाद है वो सुलझेगा, इसके पास कुछ शेयर पड़े हैं, इसका वैल्यूएशन बढ़ेगा, यही स्टोरी थी पूरे मार्केट में। अब शेयर बाजार हो गया कमजोर और कंसेंट के लिए अर्जी तो दी जो नए सीईओ साहब आए हैं एनएससी पर, लेकिन अब तक कुछ फाइनल आउटकम दिखा नहीं है और नंबर्स ऐसे कि अब एनालिस्ट सोच रहे हैं कि ट्रैक क्यों कर रहे थे। आपका क्या व्यू है, आईएफसीआई को कैसे ट्रेड करना चाहिए? कि आईएफसीआई, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इन टाइप की क्वालिटी के स्टॉक्स जब एफएनओ में रहते हैं तो पिटाई भी बहुत ज़बरदस्त होती है और फिर लोग बाग ऑप्शंस के साथ और अपने पुट्स बेच के रखते हैं। कोई ने 22.5 की पुट बेची है, कभी कोई 25 की पुट बेचते हैं, फिर ऊपर कॉल बेच लेते हैं, तो खिचड़ी बन जाती है एकदम। तो फंडामेंटल्स तो देखिए खराब है, ये जग जाहिर था, काफ़ी सालों से पता था लोगों को, और ये 30 के ऊपर जल्दी से जा नहीं रहा था। एनएससी की न्यूज़ सर्टेनली देखिए बड़ी न्यूज़ तो है ही है इस कंपनी के लिए, और एनएससी का आईपीओ भी बीच में रुक गया था तो वापस से पिटाई हुई। बट मैं बात कहूँगा कि ये कंपनी देखिए आईएफसीआई, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, ये 3 डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंडिया ने बनाई थी शुरू में, और आप देखिए आईडीबीआई की हालत खराब है और आईएफसीआई सबसे पहला था इन तीनों में से, और एक तरीके से ये फादर ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बोल सकते हैं आप इंडिया की, फर्स्ट थी 1950s में बनी थी, और इस तरीके से हालत है तो सर्टेनली देखिए मैनेजमेंट के ऊपर तो ध्यान देना ही पड़ेगा सरकार को। जिस तरीके से बैड पीएसयू बैंक्स पे ध्यान दे रही है तो इस कंपनी में भी अब स्पेसिफिकली ध्यान देना पड़ेगा, या तो बंद करे जितनी भी होल्डिंग्स है इधर उधर ट्रांसफर करके, या जो भी करे यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ आ जाए, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा क्योंकि मैनेजमेंट का इशू है। तो मुझे लगता है कि देखिए कहीं ना कहीं वैल्यू तो है, अब वो एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ आती है वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि डेट्स है, एनपीएस है, और ये जो इस बार नेगेटिव एनआईआई आया ये तो बहुत ही बड़ी बात है। और मैं अनिल जी को सुन रहा था, बहुत बेहतरीन एनालिसिस दिए थे, तो लेट्स सी। बट मैं ये कहूँगा कि अभी इन लेवल्स पे बेच के तो नहीं निकलना चाहिए। ठीक बात है, अल्टीमेटली नतीजे तो ख़राब है, नतीजे लगभग सारी फाइनेंस कंपनियों के ख़राब है सबके, लेकिन इनमें एसेट्स की वैल्यू है तो वैल्यू के हिसाब से रख ले, लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं कि और नीचे नहीं जा सकता, ये स्टॉक ध्यान में रखें। चलिए कब बिकेगी एसेट्स वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन फिलहाल एक चीज़ क्लियर है कि बाजार थोड़े और कमज़ोर होते दिख रहे हैं, फिर से दिन के निचले स्तरों की तरफ जाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। 100 अंक नीचे से निफ्टी है और सेंसेक्स 300 अंक नीचे आता हुआ दिख रहा है। एक और स्टॉक जो कमज़ोर हो सकता है भारत फाइनेंशियल, एसकेएस माइक्रो, यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ी की पोजीशंस लोगों ने पिछले कई हफ्तों में बनाई हैं और अब यहाँ पर कुछ बड़े ट्रेड्स भी हो रहे हैं जो कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इन लेवल्स पर भी लोग डिलीवरी बेचना चाहते हैं। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं देख रहा हूँ 2 ट्रेड हुए हैं 767 रुपये पर, 767, जी हाँ उसी लेवल के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एनएससी पर ये 2 ट्रेड हुए हैं, एक और एक 2 लाख शेयरों का ट्रेड, यहाँ पर 2 लाख शेयरों से कुछ ज़्यादा का ट्रेड हुआ है, यानी कि बिकवाली के ट्रेड्स हो रहे हैं, यहाँ पर भी डिलीवरी बेची जा रही। तो एसकेएस माइक्रो या फिर भारत फाइनेंशियल, राकेश जी इसके आंकड़े देखिए वायदा कारोबार के और चार्ट्स देखिए, क्या ये गिरने के लिए तैयार है, बेचा जा सकता है इसे? देखिए अनिल जी, यहाँ पर भी एक नेगेटिव क्रॉसओवर क्लियरली देखने को मिला था कल के सत्र में। स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर, शॉर्ट टर्म टेक्निकल स्ट्रक्चर खराब है, बट इसमें जो मंदी देखने को मिली वो मार्केट के साथ साथ देखने को मिली है। और स्टॉक ने एक मेजर सपोर्ट 772 का एक मेजर सपोर्ट आज के सत्र में तोड़ा है और एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है चार्ट्स के ऊपर। नीचे में स्टॉक का नेक्स्ट सपोर्ट अनिल जी 734, 735 के अराउंड आता है और ऊपर में जो रेजिस्टेंस बैठता है वो 778, 782 का बैठता है। तो इन स्तरों के स्टॉप लॉस होना चाहिए और नीचे में 734, 735 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जिस तरीके का पैनिक मार्केट में देखने को मिल रहा है। और अनिल यहाँ पर भी वही है, जो इंतज़ार करते करते लोग थक गए हैं कब ये कंपनी बिकेगी, और उस इंतज़ार में यहाँ पर लोग हल्के होते हुए। लेकिन यूनाइटेड ब्रूवरीज ये भी कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखिए ये भी 1-2% ऊपर खुला, लेकिन खुलते ही ये भी फिसलता हुआ दिख रहा है। अच्छा, जिसने कल लिया था उसके लिए स्टॉप लॉस बताइए वागले साहब, क्या रखना चाहिए? नहीं, मैं तो समझता हूँ ये सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है हेमंत, तो सस्टेन नहीं करेगा। नीचे नहीं गिरेगा या ऊपर नहीं जाएगा? ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर। हाँ ऑब्वियसली, तो वही मैं कह रहा हूँ जिन्होंने कल खरीदा था 810 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अच्छा। जो मुझे लगता है ट्रिगर होगा तो बेटर अभी निकल जाए, तो अभी निकल जाए, ये आप राय दे रहे हैं? ओके, चलिए, तो ये राय है यूनाइटेड ब्रूवरीज पर। इस वक्त माहौल वैसा ही है कि नंबर्स खराब हो तो तुरंत बेचें, नंबर्स अच्छे हो तो ऊपर में बेचें, तो वैसा वाला हाल है। तो सेल ऑन न्यूज़ वाला, या यूँ कहें कि सेल ऑन राइज वाला मार्केट बन रहा है, ये उस हिसाब से ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं काफ़ी तक का।
बाजार रिकवर नहीं हो पा रहा है, मुश्किल से। देखिए आज की रेंज क्या रही है निफ्टी की, देखिए नीचे में 9704 और ऊपर में 9736, ये 30 पॉइंट की रेंज में ट्रेड किया। हालांकि चलिए फिर भी 9725 पर ट्रेड कर रहा है तो बुरा नहीं है। लेकिन एक और स्टॉक वागले साहब के रडार पर आया। वागले साहब कौन सा स्टॉक है आपका, कुछ आपको दिख रहा है? आपने एक्चुअली कल इसका जिक्र किया था जो मेरे रडार पे अब आ रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लिक्विडिटी का इशू है, वो है बर्जर पेंट्स। एक 245 का अहम लेवल है, कल वो सस्टेन किया कल के फॉल में भी, लेकिन आज निकल गया है। और जैसे ये 240 ब्रेक करेगा, ये मैं फ्यूचर्स के लेवल दे रहा हूँ अगस्त के, और इसमें लिक्विडिटी कम होने से बहुत जोर से गिर सकता है, ये सीधा 230 225। अच्छा, गिरने में भी उस हिसाब से नेचुरली कौन खरीदेगा कौन। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, फिर आप अगर आपकी शॉर्ट राय आई रही है तो अच्छी बात है। तो फिर मैं एक चीज बताऊं, इसमें क्या है, पोजीशन बहुत तेजी से बनी है, कल भी बनी है, परसों भी बनी है, और हो सकता है किसी फंड की बाइंग होगी तो थोड़ा देर टाइम तक होल्ड किया, जैसे ही बाइंग सपोर्ट हटा बिल्कुल फ्री फॉल। पूछ लेते हैं अपने राकेश जी से भी। राकेश जी, आपके हिसाब से कितना गिरेगा बर्जर पेंट्स? और वैसे भी देखिए क्रूड के दाम अगर बढ़ने, ये सब वॉर वाली सिचुएशन में, तो फिर तो इनके लिए और खराब है मामला। देखिए अनिल जी, कल तक अगर आप देखो तो पेंट स्पेस जो था वो एक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा था। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था कि बर्जर पेंट, एशियन पेंट सब एक ब्रेकआउट लेंगे ऊपर की तरफ, बट आज स्टॉक के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है। और गिरावट में स्टॉक ने 240 का एक मेजर सपोर्ट तोड़ा है, उसके बाद एक मेजर सपोर्ट इसका 235 के अराउंड आता है। 19 स्तरों के आसपास अनिल जी ये ट्रेड कर रहा है। अगर 235 के लेवल्स डिसाइसिवली टूटते हैं तब नीचे में 225 226 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और ये गिरना शुरू हो गया। तो वागले साहब, आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, देर आए दुरुस्त आए। 2 दिन से अनिल जी कह रहे थे कि यहाँ पर बेचिए, और ये देखिए आज आपके रडार पर आ गया, और क्या तेजी से नीचे की तरफ ये शेयर करेक्ट हो रहा है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ेंगी तो एविएशन कंपनियों के लिए देखिए ये दिक्कत की बात है, पेंट कंपनियों के लिए दिक्कत की बात है, कच्चे तेल का ऊपर जाना। हमारी टिकर टीम दिखा रही है कि काफ़ी सारी कंपनियां जिनके नतीजे आज आने वाले हैं, और मैं राय लेना चाहूँगा आपसे बैंक ऑफ बड़ौदा पर। राकेश जी, बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट देखकर बताइए ये कैसा नजर आ रहा है, क्या ये और कमजोर हो सकता है? अब तक जो पीएसयू बैंकों के नतीजे आए वो तो ढीले ही आए हैं, और इससे भी कुछ खास एक्सपेक्टेशंस तो दरअसल है नहीं। कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, दोनों ही तरफ बताइए। देखिए हेमंत जी, ऊपर का तो कोई लेवल है नहीं। स्टॉक ने एक बड़ा ब्रेकडाउन 154 के नीचे दिया था, और नेक्स्ट सपोर्ट जो स्टॉक का आता है वो अराउंड 142 के अराउंड आता है। टेक्निकली कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि किसी तरह की बॉटम फिशिंग की जाए, एवरेजिंग की जाए। सेल रैली वाला स्टॉक है, और अगर गिरावट में 142 के लेवल स्टॉक डिसाइसिवली तोड़ता है तब नीचे में 135 134 के लेवल्स नीचे में देखने को मिल सकते हैं। फाइनली पिछले कुछ मिनटों में एक अच्छी चीज हो रही है, वो ये कि एक तो निफ्टी डेज हाई पर आया है, दूसरा ये कि मेरी स्क्रीन पे जितने स्टॉक्स आते हैं ना, कुछ कितने आते हैं, 16 स्टॉक आते हैं टोटल एक बार में। 16 स्टॉक में देख सकता हूँ, तो पहली बार हरे निशान से भरी है, 16 सारी भरती हुई दिख रही। तो अच्छा, ये थोड़ा ठीक दिख रहा है मामला। मजबूती की तरफ एक स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया है वागले साहब ने, तो मैं नहीं बताऊंगा। वागले साहब, आप खुद ही बताइए कौन सा शेयर आपका। अनिल जी, कल मॉर्निंग में आपने इन्फी की बात की थी, मैंने टेक महिंद्रा की बात की थी। सिमिलर पैरामीटर्स में मुझे आज विप्रो दिख रहा है। ये बाय करके चले 289 के स्टॉप लॉस से 295 296। मतलब आज का लो का स्टॉप लॉस लगा ले। आज के लो के थोड़ा ऊपर दे रहा हूँ क्योंकि सेंटीमेंट ठीक नहीं है। ठीक है, ये चलना चाहिए, मार्केट में चल रहा है, और मार्केट में ये मार्केट शॉर्ट करने का नहीं है। आप कोई भी स्टॉक शॉर्ट नहीं कर सकते। सही बात है। और देखो विप्रो चलने लगा है, मुझे लगता है ये 290 to 300 तक जा सकता है। अच्छा, मैं विप्रो के साथ साथ, आपने विप्रो का कल, मैंने चूंकि इन्फोसिस कहा था, कल इन्फोसिस डे हाई पर बंद हुआ था इतने खराब बाजार में। अब प्रॉब्लम क्या है, इन्फोसिस 990 995 पर आकर रुक जाता है। तो मैं राकेश आपसे सवाल लूंगा इन्फोसिस पर। सवाल मेरा थोड़ा अलग है, और मेरा सवाल ये कि मुझे इन्फोसिस का कोई अच्छा बताइए कॉल ऑप्शन जो व्यूअर्स खरीद सके। कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी चाहिए, कौन सा कॉल खरीदना चाहिए इन्फोसिस का, ये बताइए। बता रहा हूँ अनिल जी, अगर आप देखें तो इन्फोसिस में आईटी स्पेस में सिर्फ एक इन्फोसिस थोड़ा सा वीक है, बट थोड़ी सी और अगर इन्फोसिस रैली लेता है तो यहाँ पर भी तेजी देखने को मिल सकती है। और इन्फोसिस की अगर आप कॉल ऑप्शन की बात करते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन यहाँ पे लेना चाहिए। 1000 का ही कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए।
और इस बार अगर ये स्टॉक अनिल जी 985 के ऊपर कंटिन्यूसली सस्टेन करता है तब चांसेस हैं कि ये स्टॉक भी बाकी आईटी स्टॉक जैसा एक रैली में पार्टिसिपेट करे। तो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन लेने की सलाह दूंगा। यहाँ पे 1000 का कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। यार का कॉल ऑप्शन यहाँ पर खरीदना चाहिए। इन्फोसिस में कल अच्छी तेजी देखने को मिली थी और आज भी आईटी सेक्टर सबसे बेहतरीन प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर इस खराब बाजार में नजर आ रहा है। और देखिए 9700 को रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, उसके ऊपर ये तोड़ना होता तो अब पहले अब 15-20 मिनटों में तोड़ने की कोशिश होती, वो अब तक टूटा नहीं है। ये एक अच्छा संकेत इस समय नजर आ रहा है। बागले साहब, अडानी पावर, अडानी एंटरप्राइजेस, कल भी मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा था आपको अडानी पावर कमजोर लग रहा है। कल 8-9% गिरा भी था ये दोनों स्टॉक्स पर। आज क्या रहा है ये बताइए। हेमंत, पैटर्न तो एक सरी का है। आज तो ये नहीं कह सकता क्योंकि गैप से ओपन डाउन हुआ है, तो कल किसी ने बेचा है तो प्रॉफिट बुक कर लें। प्रॉफिट मुझे लगता है थोड़ा शायद नीचे मिल सकता है। तो आज के हाई के ऊपर 28 का स्टॉप लॉस से खड़े रहे, करंटली 27 है, तो सेंटीमेंट तो डाउन है बट ये बेचने का लेवल नहीं है। अच्छा, एक स्टॉक जो बड़ा तेजी से ऊपर आ रहा है वो है इंडिया सीमेंट। राकेश जी जरा देखिए, वायदा कारोबार के बैन से आज बाहर निकला है जहां तक मेरा अंदाजा है। हाँ, इंडिया सीमेंट बैन से बाहर निकला है। बाहर निकलने के बाद अच्छी पोजीशन तेजी की तरफ बन रही। स्टॉक 2.5% मजबूत भी है, 2.5% यानी 6 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में बढ़े भी हैं। तो तेजी की पोजीशन लगता है जो कमजोर तेजी की पोजीशन थी 210-215 पर खाली हो गई है। 20% का करेक्शन इंडिया सीमेंट जैसे क्वालिटी स्टॉक के लिए अच्छा ही कहा जाएगा। 20-25% करेक्ट हो गया, तो क्या ये लेवल है? फिर से खरीदारी हो रही है? शॉर्ट कवरिंग या खरीदारी, क्या कुछ हो सकता है यहाँ पर? देखिए अनिल जी, ये क्लासिकल पुलबैक का केस लग रहा है और ये पुलबैक जो है अनिल जी मुझे लगता है काफी एक्सटेंड हो सकता है। 187, 188 तक ये जाने का दम रखता है पुलबैक के अंदर, जिस तरीके से स्टॉक का टेक्निकल पैटर्न है। और शॉर्ट कवरिंग प्लस पुलबैक जो है मुझे लगता है 186, 187 तक स्टॉक को ले जा सकता है। बट अगर आप नियर बाय स्टॉप लॉस की भी बात करें तो मुझे लगता है कि नीचे में 174 के अराउंड का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ओके, चलिए 187, 188 का टारगेट हो सकता है। वागले साहब भी सहमत हो रहे हैं ऐसा लग रहा है। वागले साहब, आप भी सहमत हैं इतना पुल बैक आ सकता है? अच्छा, गिरा भी ऐसे था ना। हाँ, दो कारण है अनिल जी। आज का लो और कल का लो सेम है। ओके, बाइंग आई डबल बॉटम, काइंड ऑफ डबल बॉटम। हम भी थोड़ा समझने लगे। और दूसरी बात यह है कि मैं मॉर्निंग में भी हम बात कर रहे थे 9700 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बिल्कुल है। और बेयर मार्केट अगर हम कहे एज ए ट्रेडिंग है तो बाउंस बैक्स काफी शार्प होते हैं। बॉटम बना नहीं बना, लेकिन ये बाउंस बैक है, इसमें आप शॉर्ट करेंगे तो फंस जाएंगे। ये केयरफुल, ये आपने बिल्कुल सही, शॉर्ट तो करना ही नहीं है। शॉर्ट तो ये लेवल पे तो करना नहीं है। मे बी 50-70 पॉइंट ऊपर फिर सोचेंगे। अच्छा, एक और शेयर जो एफएनओ में सेकंड टॉप गेनर, अभी ये तो आपके और राकेश जी के बोलने के बाद अगर इंडिया सीमेंट ना बढ़े तो फिर बात ही क्या है। तो इंडिया सीमेंट तो 3.5% ऊपर हो ही गया है, वो भी ऐसे खराब बाजार में। लेकिन टाटा कॉम, ये स्टॉक भी ऊपरी स्तरों से लगभग 200 रुपए फिसला। अब आज देखिए सेकंड टॉप गेनर होता हुआ दिख रहा है। टाटा कम्युनिकेशन भी 2%। ये भी शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है क्या टाटा कम्युनिकेशन? ये बताएं वागले साहब, आप तैयार हैं? तैयार हूँ। और इसमें भी सिमिलर पैटर्न है। हाँ? कल का और परसों का लो लगभग सेम है। इनफैक्ट मुझे टाटा कॉम में ज्यादा स्ट्रेंथ लग रही है। अच्छा, टाटा कॉम में ज्यादा बढ़िया है बिटवीन द टू। अच्छा, इसके फटाफट लेवल बताइए फिर। 635 तक तो जा सकता है। करंटली 608, 609 है। आई थिंक आपने बात किया था तो 601, 602 था। राइट। तो आपको स्टॉप लॉस 600 के नीचे रखना है। अपसाइड एक 25-1 रुपया मिलना चाहिए। ओह, 25 रुपए की अपसाइड और है टाटा कॉम में, बढ़िया है। चलिए, अच्छी बात है। तो बड़े लोगों को राहत मिलेगी। ये शेयर ने कितना डिसअपॉइंटमेंट दिखाया। अच्छा, यहाँ भी खबरें थी कि कुछ बड़ी खबरें 20% सारे गिरे, बहुत सारे गिरे। ऐसा नहीं कि खाली टाटा कॉम गिरा हो, लेकिन अच्छा है जो ज्यादा गिरे वो ज्यादा बढ़ेंगे। अब देखिए टॉप गेनर हो गया वायदा कारोबार में। फटाफट ब्रेक लेना है, उससे पहले एक बार राकेश आप भी अपनी राय दे दें टाटा कॉम पर, आपके हिसाब से कितना बढ़ सकता है? देखिए, मैं भी बिल्कुल अनिल जी संदीप जी की बात से सहमत हूं। यहाँ पर जो पैटर्न है वो एज कंपेयर टू इंडिया सीमेंट बेटर लगता है। और यहाँ पर ऊपर में 624, 625 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अनिल जी, एक स्टॉक और जो इंट्राडे के नजरिए से बढ़िया लग रहा है वो है जुबिलेंट फूड। छोटा स्टॉप लॉस शायद संदीप जी ज्यादा अच्छा दे पाए, बट जिस तरीके से यहाँ टेक्निकल पैटर्न है, अगर मार्केट में रिकवरी आती है तो ये स्टॉक ऊपर में 1390 तक इंट्राडे में जाने का पोटेंशियल रखता है जुबिलेंट फूड। कल भी क्या बढ़िया चला था वागले साहब। आप भी अपने लेवल दे ही दीजिए, क्योंकि ये शेयर कल भी खराब बाजार में ऊपर जाकर बंद हुआ। बिल्कुल। और मैं राकेश जी से मैं भी सहमत हूँ। 1280 का स्टॉप लॉस होगा
थोड़ा लंबा ये लेके पोजिशनल व्यू लेना पड़ेगा और 1360 1380 तक बिल्कुल जा हमको भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। राकेश जी और संदीप जी दोनों सहमत हो ना, तो हमें भी लगता है जो हम सवाल पूछ रहे वो ठीक ही पूछ रहे हैं एक्चुअली। चलिए, ये सारे सवाल है, कुछ और सवाल है और कुछ और स्टॉक्स है जहां पर एक्शन भरपूर है, उस पर बात करेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओके, बाजार है 260 अंक नीचे, सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 85 अंक नीचे। दो स्टॉक का जिक्र करना होगा। एक तो वागले साहब पीसी ज्वेलर्स जो उल्टा हो गया है, अब यहाँ से नीचे के लेवल से रिवर्स होता हुआ दिख रहा है। तो अगर क्या स्टॉप लॉस क्या दिया था, क्या था लेवल? स्टॉप लॉस मुझे लगता है 290 के नीचे का दिया था। हाँ, तो अगर जिन लोगों ने शॉर्ट किया है, नहीं सॉरी शॉर्ट किया तो फिर 300 के ऊपर काट ले। हाँ। लेकिन ये मैंने कहा ना, जैसे मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट करने का मार्केट। राइट हाँ, तो लोग सावधान है। दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पर आ रहा है, राकेश, बाटा देखिए जरा, बाटा में क्या फिर से तेजी की पोजीशन बनती हुई दिख रही है? आज देखिए मजबूत होता दिख रहा है स्टॉक, हरे निशान में लौटा है, दिन के हाई पॉइंट पर आ रहा है, 2% मजबूत है और रिजल्ट के बाद से लगातार तेजी हुई। लेकिन एक्चुअली ये अभी भी गिरा नहीं है उतना जितना शायद बाजार गिरा है। खरीदारी का मौका है? बिल्कुल अनिल जी, खरीदारी का मौका है। इनफैक्ट ऐसे स्टॉक्स को मिस नहीं करना चाहिए जिन्होंने अपने नियरेस्ट पिवट को भी नहीं तोड़ा है। स्टॉक की करेक्शन के अंदर स्टॉक ने नीचे में 623 625 पर एक अच्छा बेस है और एक बार ये 644 के ऊपर निकलता है अनिल जी, तो 690 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और आज की मार्केट में अगर आप देखें तो जो डिफेंसिव्स हैं, एक तो बाटा इंडिया अच्छा डिफेंसिव है जहां एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, जुबिलेंट फूड और बाकी आईटी स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं और बाटा का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है और मुझे लगता है यहां पर एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप बैठता है, 625 के अराउंड का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, बट यहां से भी ये स्टॉक 50 रुपए देने का दमखम रखता है एक दो दिन के अंदर। और एक बार 646 के लेवल्स ऊपर में टूटेंगे अनिल जी तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा यहाँ पर। एट द एंड ऑफ द डे जो कंपनियां अच्छा नंबर पेश करती है ना, बाजार करेक्शन में उनको खरीदता है। तो जुबिलिएंट, बाटा, ये दोनों ही स्टॉक्स देखिए नंबर्स के दम पर क्या सटीक रहे थे और क्या बाजार उसको रेस्पेक्ट कर। वागले साहब आप भी जल्दी से बता दीजिए। मुझे याद है हेमंत, अनिल जी ने ये सबसे पहले 605 के लेवल, काफी दिन पहले 575 की हमारी पहली से लेके 600 100 रुपए की 2 या 3 बार हुई थी। 100 रुपए की तेजी की बात। पिछले वीक में मेरे रडार में ये 630 के क्लोज पे आया था बेस्ड ऑन द चार्ट्स। इनफैक्ट डिस्क्लोजर दे दूं कि हमने क्लाइंट्स को हमारे वीकली बाय में रिकमेंड किया है और मुझे 720 का पोजिशनल टारगेट है और आज के दिन में ये 620 के नीचे जा ही नहीं रहा है। तो ये 620 के स्टॉप लॉस लगा के 700-720 का पोजिशनल व्यू ले ले और मार्केट अगर बाउंस बैक होता है तो ये नंबर 1 होगा। चलिए, तो बढ़ेगा बाजार, तो बढ़ने में ये रहेगा आगे। बाटा इस पर लगाया था, अच्छी कंपनियां खरीदें, सबसे बढ़िया बाजार का सिंपल यही फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला देते हैं हमारे बेहतरीन फंड मैनेजर्स। ऐसे ही एक फंड मैनेजर कोटक म्यूचुअल फंड के पंकज टिब्रेवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उससे पहले वागले साहब, संदीप जैन साहब और राकेश बंसल जी आपसे लेंगे विदा और स्वागत करेंगे टिब्रेवाल साहब का। सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए सर, अच्छे शेयर खरीदने का वक्त आ गया है? जनवरी से जो नॉन स्टॉप रैली हो रही है, क्लियरली एक करेक्शन का एक्सपेक्टेशन था और हमें लग रहा है कि ये अभी एक स्टार्ट हुआ है। अभी भी जहाँ भी हम बात कर रहे हैं, ग्रीड कहीं ना कहीं लास्ट फ्यू मंथ से काफ़ी जोर से था। पैसा बनाना बहुत इजी हो गया था जो काफ़ी टाइम सस्टेनेबल नहीं होता है। तो हमें लगता है कि एक अच्छा पुलबैक मिलेगा और यहाँ पर हम जो इन्वेस्टर्स हैं उनको यही सलाह दे रहे हैं और एडवाइस दे रहे हैं कि आप अपने एसेट एलोकेशन पर ध्यान देवें। अगर आप ओवरवेट इक्विटीज़ थे तो थोड़ा सा पोजीशन ट्रिम कर लीजिए। अगर आप न्यूट्रल हैं तो अपने SIP STP के माध्यम से आप इन्वेस्ट करते रहिए और अगर अंडरवेट हैं तो ये करेक्शन जो आपको मिलेगा वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा कि आप एटलीस्ट न्यूट्रल वेट इक्विटीज़ की तरफ बढ़े। तो हमें लगता है कि ये करेक्शन जो है लोकल भी है और कहीं ना कहीं कल हमने देखा येस्टरडे राइट कि ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़ी नर्वसनेस दिखाई दी है पहली बार आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो करेक्शन होगा ये ग्लोबल और लोकल का दोनों का मिक्स हो सकता है। एक बार में मैं कोई भी इन्वेस्टर्स को कूदने के लिए नहीं कहूँगा कि जाइए और आप आज ही अपनी शॉपिंग बास्केट निकाल के कर लीजिए। आज भी काफ़ी स्टॉक्स फेयर वैल्यू के ऊपर है
तो थोड़े दिन का ये करेक्शन और ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस को हम जारी रहने देंगे और हमें लगता है कि इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी अच्छे शेयरों को खरीदने के लिए। रीओपनिंग ट्रेड्स बता रहे हैं कि 440 पर ये खुलने की तैयारी कर रहा है। कोची शिपयार्ड 432 का इशू प्राइस था, तो बाजार के मूड ने थोड़ा सा डैम्पन किया है। देखिए वरना यहाँ पर तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ऊपर के आज लिस्टिंग की जा रही थी। बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है कि ये 440 पर खुलता है। एग्जैक्टली, बड़ा सरप्राइजिंग है। इतना नीचे जो थोड़ा कमजोर हुआ है शायद उसी का असर देखने को मिल सकता है और तो कोई। लेकिन एक चीज पक्का है, अगर इन लेवल्स पर खुलेगा तो काफी फंड्स खरीदने के लिए तैयार होने चाहिए, ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरह का रेस्पॉन्स था सुपर देखते हुए तो पता नहीं। एनीवे बट बाजार का मूड है। और एक बार SIS भी देख लेते हैं इसी बहाने और देखते हैं उसके साथ क्या कर रहा है बाजार, क्योंकि हमने आपको देखिए कल कहा था कि ये शेयर भी SIS जो है बाजार का मूड जो कमजोर है, लिस्टिंग का जो टाइमिंग है वो कमजोर गलत हो गया। कल 13.5% गिरा था SIS सिक्योरिटीज इंटेलिजेंस सर्विसेज, आज 3% नीचे। आज ये देखिए 9% नीचे, 10% नीचे। जी हाँ, तो 13 और 9, 13 कल 9 आज। तो IPOs जो लोग हैं जिनके पास आ रहे हैं वो अब निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो टाइमिंग थोड़ा, मूड थोड़ा, सेंटीमेंट थोड़ा कमजोर हुआ। इसी सेंटीमेंट पर राय लेते हैं टिब्रेवाल साहब से। सर, ये जो नॉर्थ कोरिया वाला मामला है, ये जब तक हमला हो नहीं जाता, क्या लोग हल्के रहना पसंद करेंगे? आप जैसे फंड मैनेजर्स इन गिरावट में खरीदारी कर रहे हैं या आप भी वेट कर रहे हैं कि ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जो बनी है इसका एक बार सॉल्यूशन निकले, हो जाए? आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन काफ़ी सालों से है। 2012-13 में भी हमने देखा कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, US और नॉर्थ कोरिया के बीच में काफ़ी टेंशन था, लेकिन इवेंचुअली कुछ हुआ नहीं। तो ये किसी को नहीं पता कि वेदर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन एक्चुअल वॉर में कन्वर्ट होता है कि नहीं। तो उस पर अपने इन्वेस्टमेंट थीसिस को बेसिस करना बहुत मुश्किल है। हमारा प्रयत्न हमेशा इन्वेस्टमेंट में यही रहा है कि आप अच्छे कंपनियां खरीदो और उस कंपनियों को आप ओवर द साइकिल राइड करो, उसी में वेल्थ क्रिएट होता है। जहां भी आप अपनी गलतियों को कम करते हो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, वो सबसे बड़ा आई थिंक एक अचीवमेंट है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जो कंपनियां में फिल्ट्रेशन करके जो 50, 100, 150 कंपनियां जो इंडिया में हैं जो इंक्रीमेंटली वेल जनरेट कर सकती हैं, उन्हीं पर हमारा ध्यान रहे। और ये जब गिरावट आती है तो हमें एक बहुत खुशी होती है कि ये अच्छे शेयरों को कम दामों पर खरीदने का मौका मिलता है। तो क्लियरली इस करेक्शन में हमारी एक शॉपिंग बास्केट हम हमेशा रेडी रखते हैं कि किन शेयरों को किन भाव पर हमारे को वैल्यूएशन में अच्छा लग रहा है तो खरीदेंगे। बट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पर कॉल लेना बहुत ही मुश्किल वाला काम है। ये बात सही है कि क्या होगा, कैसे, क्या पता नहीं चलता। लेकिन ये बताएं सर, कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर आपको लगता है करेक्शन के बाद अब वैल्यूएशन आकर्षक है, जहां पैसा लगाने का मौका ढूंढना चाहिए अब? अनिल जी, हेमंत जी, आज भी देखिए तो आप एक जो मेगा ट्रेंड चल रहा है वो है बैंकिंग इंडस्ट्री में, और वो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर पर है। ये क्लियरली हम काफ़ी बार भी बात कर चुके हैं कि PSU टू प्राइवेट का जो मार्केट शेयर शिफ्ट है वो क्लियरली विजिबल है और ये एक्चुअल थीम है जो नेक्स्ट फ्यू इयर्स भी रन करने वाला है। तो कोई भी गिरावट में अगर अच्छे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अच्छे भाव पर मिलेंगे तो हमारा रुझाव उनके तरफ पॉजिटिव रहेगा। सेकंड, कहीं ना कहीं एक रूरल रिकवरी इस साल दिख रही है और हमारा एस्टिमेशन है कि आफ्टर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स ऑफ गुड मॉनसून रूरल डिमांड में काफ़ी बॉयंसी होनी चाहिए। और रनिंग इनटू इलेक्शन इन 2019 आप देखेंगे कि थोड़े पॉलिसी पॉपुलिस्ट भी होंगे जो रूरल को सपोर्ट करेंगे। तो रूरल रिलेटेड जो भी डिमांड रिलेटेड, चाहे टू व्हीलर्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, फर्टिलाइजर्स हो, वहाँ पर हमारा रुझाव काफ़ी पॉजिटिव है। थर्ड, अगर आप देखें तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, वहाँ काफ़ी सारी अच्छी कंपनियां हैं, चाहे ये ऑर्गेनाइज रिटेल में हो या आपके मैट्रेसेस में हो या ब्रांड्स में हो, वहाँ पर हमें लगता है कि एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। तो कोई भी गिरावट अगर अच्छे वैल्यूएशन में वहाँ भी हमें मौका मिले तो हम वहाँ जाके खरीद करेंगे। प्लस सीमेंट, हमें लगता है कि ये साइकिल नेक्स्ट 3 साल सीमेंट का है क्योंकि इंक्रीमेंटल सप्लाई बहुत कम है डिमांड के जो लास्ट 5 साल में हमने देखा, और यहाँ पर प्राइसिंग पावर आती हुई देख रही है सीमेंट इंडस्ट्री में। तो अच्छे भाव पर सीमेंट स्टॉक्स को भी देखना चाहिए, चाहे वो लार्ज कैप हो या मिड कैप, यहाँ पर वेल जनरेट करने की संभावना है। तो ये सेक्टर्स पर हम काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे और इस गिरावट में कोई भी मौका मिले अच्छे वैल्यूएशन पर अच्छे कंपनियां, हमें उनका हम पॉजिटिव रहेंगे उनके खरीद करने पर। अच्छा सर, बैंक्स के चलते यहाँ सबसे ज़्यादा गिरावट
देखने को मिली पिछले कुछ दिनों में, मौका है क्या कुछ बढ़िया प्राइवेट सेक्टर बैंक्स खरीदने का, या कुछ PSUs में भी आपको वैल्यू नज़र आती है? इस सेगमेंट पर राय दीजिए, क्योंकि इसी ने मूड पहले बनाया था और पिछले कुछ दिनों से बिगड़ भी यहीं से रहा है। जो रैली हुई लास्ट 2-3 महीने में स्पेशली निफ्टी में, क्लियरली आपने देखा कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था इसके प्रति, इस रैली के बिहाइंड। तो वो काफ़ी हद तक नॉर्मल है कि जब गिरावट भी होगी तो वो लोग थोड़ा पार्टिसिपेट करेंगे। बट हमारा ये मानना है कि यहाँ पर ये जो शिफ्ट हम बोल रहे हैं मार्केट शेयर का टू पब्लिक टू प्राइवेट, वो रियल है। और यहाँ पर हमें लगता है कि अच्छे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्लियरली अगर अच्छे वैल्यूएशन पर मिलते हैं तो आपको उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। PSU में हमारा ध्यान खाली टॉप 2-3 के ऊपर ही है। हमें लगता है नीचे वाले PSU बैंक्स में आपको कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि आज भी NPA वरीज हमारे साथ है, हमारे बिहाइंड नहीं है। प्रॉब्ली ये नेक्स्ट 6-12 महीने अपने को NPA वरीज के साथ और आगे निकलना होगा। ये भी सुनने में आ रहा है कि जो ICBC की सेकेंड लिस्ट है वो भी रेडी हो रही है, तो उसमें नए जो नेम्स आएंगे उन पर भी प्रोविजनिंग बैंकों को करना होगा। तो कैपिटल इतना एडुकेट नहीं है, टैलेंट इतना एडुकेट नहीं है, टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारे लोअर PSU बैंक्स काफ़ी पीछे हैं। तो ये सबको देखते हुए वो बेस्ट ट्रेडिंग रैलीज हो सकती हैं छोटे PSU बैंक्स, बट लार्जर PSU बैंक्स डेफिनेटली विल सर्वाइव एंड ये साइकिल में वो और बड़े बनेंगे। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में प्लस रिटेल ओरिएंटेड NBFCs बहुत सिलेक्टिव रहे, क्योंकि हमने ये देखा है 97 में 4000 NBFC होते थे और 2001 आते आते उसमें से खाली 20 NBFCs बचे। 3980 NBFCs क्लियरली वो मेहम में गायब हो गई या सरवाइव नहीं कर पाए। तो ये सेगमेंट पर काफ़ी यूफोरिया है आज के दिन, और हमें लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा स्टॉक सिलेक्शन अप्रोच होना चाहिए जो NBFC सरवाइव कर पाए। कोई भी अगर एक साइकिल ख़राब आई तो ये NBFCs लाइबिलिटी होती नहीं है इनके पास, क्योंकि रिटेल डिपॉजिट्स नहीं है और होलसेल फंडेड होते हैं। तो यहाँ पर एक चक्का बंद हो जाता है और वो पूरे सिस्टम को ख़राब कर देता है। तो NBFCs में काफ़ी सिलेक्टिव रहे, क्योंकि यहाँ काफ़ी यूफोरिया और वैल्यूएशंस अपने साथ नहीं है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार पर अपनी राय। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू हेमंत जी, थैंक यू सर। ओके, और बाजार ने कमज़ोर शुरुआत के लिए 9700 को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दबाव अब भी है 300 अंकों का सेंसेक्स में, 100 अंक नीचे निफ्टी है, तो रिकवरी कोई बड़ी नहीं हो पा रही, ये साफ दिख रहा है। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ, क्योंकि हम पूरा सटीक कवरेज करने वाले हैं कोचिन शिपयार्ड का। जितनी उम्मीद थी बेहतरीन लिस्टिंग होने की, उतनी होती हुई नहीं नजर आ रही है, तो क्या रणनीति होनी चाहिए बताएंगे। प्रियंका संभव हमारे साथ जुड़ेंगी ब्रेक के उस पार, लेकर आएंगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग भी और आपके सभी सवालों के जवाब भी। हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।